Hello friends, welcome back to my channel. My name is Saksham Vajpayee and आज की वीडियो में करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ आवर बुक हिस्ट्री क्लास नाइन्थ। सो ये वीडियो है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, मैंने आपको जैसे कि अपनी वीडियो में बताया था रोड मैप वाली वीडियो में कि मेरी स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग फॉर रोड मैप नॉट फॉर MCQs. So that is why I have stopped that series of MCQs and now मैं आपको अब strategies बताऊंगा क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल 10th 8th बहुत छोटी क्लास होती है बट 9th बड़ी हो जाती है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है। तो इसके लिए मैं स्ट्रैटेजीज बताया करूँगा, रेफरेंस बुक्स बताऊंगा, अभी नहीं थोड़े दिन बाद। बट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का क्लास नाइन्थ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो माय नेम इज सक्षम वाजपेयी। मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ होमवर्क विद मी चैनल पे, मेरा ही चैनल है। और या फॉलो कीजिए मेरे को, सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सक्षम द ग्रेट सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। और आपने मेरा फेस तो देखा ही होगा, सक्षम द ग्रेट आपको सर्च करना है एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से जुड़ सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पहला चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसी क्रांति। ये फ्रांस जो था ना, इसने ही हमारी हिस्ट्री को बहुत एक्सपैंड किया, इसने ही हमारा सिलेबस को बढ़ाया। चलो कोई नहीं, इसको हम किसी दिन बाद कोसेंगे, बट आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। हम 2 वीडियोस में पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर को आग लगा देंगे, पूरा 2 वीडियोस में ख़त्म। बहुत बड़ा चैप्टर है अगर आप अपनी NCERT से रीड करो, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट वे में बता दूंगा ये पूरा चैप्टर। नहीं, समराइज वे में नहीं, समझाऊंगा पूरा डिटेल, लेकिन 2 वीडियोस में। आई डोंट नो ये वीडियो कितनी बड़ी हो जाए, बट ये पूरी वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमारे इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, बट आपको याद रखने की ज़रूरत है या नहीं, आप पे है। अब एक बार क्वेजेस और वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं तो जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है एक हायरार्कियल डिवीजन। एक हायरार्कियल डिवीजन, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द एवरीवन एल्स। सो 3 स्टेट्स में हमारा जो फ्रेंच है, फ्रांस है, वो डिवाइड होता है 1875 आई गेस से पहले। So before the revolution, the French people were divided into 3 groups. फ्रांस के लोग 3 ग्रुप्स में क्या थे? डिवाइडेड थे। पहला ग्रुप था क्लर्जी क्लास, यानी द फर्स्ट स्टेट, एस्टेट। ये होता है स्टेट और ये होता है एस्टेट। तो यहाँ पे मैं एस्टेट लिख रहा हूँ, ई वाला। तो फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, and the third estate was the common people like urban workers, peasants, और ये जो भी मैंने सुंदर सी टर्म लिखी है। तो the French Revolution, the French society was divided into 3 sections. फर्स्ट इज क्लर्जी क्लास, यानी जिसमें आते हैं हमारे प्रीस्ट वगैरह वगैरह। सेकंड आते हैं हमारे नोबिलिटी, यानी दोज पीपल हु बिलोंग टू नोबल फैमिलीज जस्ट लाइक किंग्स एंड हिज मिनिस्टर्स। एंड थर्ड आते हैं हमारे आपके जैसे लोग, यूट्यूबर्स नहीं, हमारे आपके जैसे लोग जो कि नॉर्मल हैं, मिडिल क्लास हैं और या फिर पुअर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो लीगली द फर्स्ट 2 स्टेट्स एंजॉय मैनी प्रिविलेजेस, पर्टिकुलरली एग्जेम्पल फ्रॉम टैक्सेशन। जो फर्स्ट और 2 स्टेट्स थी ना, क्लर्जी क्लास और जो नोबिलिटी थी, ये लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था, जबकि ये जो थे थर्ड स्टेट को टैक्स भरना पड़ता था और ये टैक्स इन दोनों को ही दिया करते थे। तो ये बात थोड़ी गलत थी। आगे चलते हैं क्या होगा इससे। तो फर्स्ट स्टेट जो थी वो कैथोलिक चर्च की थी, ऑफिशियल्स की थी। आपको दिख रहे होंगे ये क्लर्जी लग रहे हैं आपको, ये वाइट वाइट से बाल वाले। आई होप यू वोंट ऑफेंड। सो दूसरी क्लास होती है हमारी नोबिलिटी क्लास। नोबिलिटी क्लास
देखते हैं क्या है नोबिलिटी। नोबिलिटी क्लास यानी राजा महाराजा। अब चाहे राजा महाराजा चाहे इंडिया के हो, चाहे ब्रिटेन के हो, चाहे कहीं के भी हो, चाहे फ्रांस के हो, वो राजा महाराजा यानी अमीर लोग अमीर जैसे ही रहते हैं। वो लोग आराम से अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है उनके पास। वो सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग साउंड। उनके पास उनकी बहुत सारा पॉलिटिकल पावर होती है उनके पास, और उनके पास इकोनॉमिकल पावर भी होती है, और उनके पास जो सोशल पावर भी होती है, क्योंकि वो राजा है, सोशली पावरफुल, इकोनॉमिकल पावरफुल एंड पॉलिटिकल पावरफुल। तो ये तीन उनके पास पावर होती हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ के लोग देखें, हम इंडिया के अमीर लोग जस्ट लाइक अंबानी एंड ऑल, तो वो लोग इकोनॉमिकली पावर हैं, बट उनकी सोसाइटी में भी पावर है। पॉलिटिकली अगर वो अपना करियर बनाना चाहें तो दे आर ऑल्सो पावरफुल। सो नोबिलिटी सेक्शन में जो अमीर घराने के लोग थे, राजा महाराजा से जो ताल्लुक रखा करते थे, उन लोगों की बात की गई है। उसके बाद आते हैं हमारे जैसे थर्ड स्टेट, यानी हम आपके लोग। ये कार्टून एक एरा दिखा रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जिसमें जो थर्ड स्टेट था उसने बैकबोन सपोर्ट कर रखा था क्लर्जी क्लास को और नोबिलिटी को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये है ये है बैकबोन यानी कि ये है क्लर्जी, और ये है नोबिलिटी यानी किंग, और ये जो हमारी थर्ड स्टेट है इसने सपोर्ट कर रखा है एज अ बैकबोन। तो मतलब सब काम ये लोग थर्ड स्टेट से निकलवाते थे, टैक्स इनको देना होता था, काम इनको करना होता था। और पॉलिटिकल पावर क्या, पूरी पावर ही, कोई किसी भी टाइप की पावर नहीं थी। नो पावर। राइट्स की बात अगर मैं करूं तो नो राइट। आगे चलते हैं। टैक्स पेयरर्स कौन थे? अब टैक्स कौन भरा करते थे? टैक्स भरा करते थे थर्ड स्टेट के लोग। अब भैया तुम थर्ड स्टेट के लोगों को मार मार के, बिल्कुल मार मार के परेशान कर दो कि उनसे टैक्स वसूला करोगे, तो भैया क्या होगा? क्रांति होगी। तो बस हुई क्रांति। मतलब सीधे हम क्रांति पे नहीं पहुंच रहे, हम आगे देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो द थर्ड स्टेट यूज टू पे द टैक्स। वो दोनों को टैक्स दिया करती थी, नोबिलिटी किंग को भी और क्लर्जी क्लास को भी। एक टिथ टैक्स होता था, एक टाइल टैक्स होता था। ये जो टिथ है ये दिया जाता था हमें क्लर्जी को। क्लर्जी पॉपुलेशन को दिया जाता था 1/3 जितना भी प्रोडक्शन किया है तुमने एग्रीकल्चर से, उसका 1/10% हमको देना होता था। किसे? क्लर्जी को। टाइल हमें किसको देना होता था? स्टेट को, यानी नोबिलिटी को। मतलब दोनों टैक्स एंजॉय करते थे, बट किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। यानी पिस कौन रहा है? थर्ड स्टेट, जिसके पास ना पॉलिटिकल पावर है, ना इकोनॉमिक, ना सोशल, किसी भी स्पेयर में पावर नहीं है। आगे चलते हैं। फ्रेंच रॉयलिटी यानी फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, उनके रॉयल फैमिलीज कैसे थे। तो जैसे कि चाहे इंडिया के अमीर लोग देख लो आप, चाहे फ्रांस के अमीर लोग देख लो, अमीर तो अमीर जैसे दिखते हैं। तो इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। गाड़ियाँ तो तब नहीं थी, बट हाँ इनके पास बड़ा सा पैलेस था, और जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। ये देखिए हॉल ऑफ मिरर, यहाँ हर तरफ मिरर ही मिरर है, मिरर ही मिरर है। आगे चलते हैं। तो अब पढ़ते हैं कि इतने जो डिवीजन था उनके बीच उस टाइम पे राजा कौन था। तो भैया राजा ना लुई द 16 था। अब बात आती है मेन कहानी की। ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड समझाया है। अब बात आती है हीरो हीरोइन कौन है, विलन कौन है, और एंटी क्लाइमैक्स कैसा है। देखते हैं। जो लुई द 16 था ना, वो बहुत ही प्यारा इंसान था, बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। सिर्फ 20 साल का एक लड़का जिसके हाथ में पूरा बड़ा सा फ्रांस थमा दिया। तो वो हाउ वाज ही विल एबल टू मैनेज एवरीथिंग? कैसे मैनेज कर पाता उसने? तो 20 साल के इंसान के पास पूरा इतना बड़ा फ्रांस एक 20 साल के इंसान के हाथ में थमा दिया आपने, तो वो कैसे मैनेज कर पाएगा? तो बस ये एक क्लमसी मैन था। मतलब 20 साल के लोग तो कम क्लमसी ही होंगे। काइंड हार्टेड मैन था, बट ये अनेबल था, यानी वो नहीं हो पा रहा था कि खुद को और जनता को एक पर्सनल लेवल पे रिलेट करना। तो देखते हैं क्या हुआ फिर जब ऐसा नहीं कर पाया। तो फिर उसकी बीवी भी थी एक, लुई 16 ये हीरो है, इसकी हीरोइन का नाम है मैरी एंटोनेट है।
अब इसकी स्पेलिंग इतनी मुश्किल है कि मुझे आज तक याद नहीं हुई, बट आप लोग याद कर लेना। ANTON, सॉरी AN मैंने अभी भी गलत बोली है, ANTOINEENETTE, जो भी स्पेलिंग है आपको याद करनी है। मैरी एंटोनिटी इन हर अर्ली ईयर्स एज अ क्वीन वॉज फ्लाइबली एंड इररिस्पॉन्सिबल। ये जो किंग, ये थी ना, ये रानी, ये बहुत बुरी थी, बुरी रानी, गंदी रानी। ये इसलिए बुरी थी क्योंकि एक नंबर की इररिस्पॉन्सिबल थी, और इसकी महंगी महंगी ड्रेस की वजह से जो लुई द 16 था उसको टैक्स बढ़ाने पड़ते थे। बहुत गंदी थी ये रानी, इररिस्पॉन्सिबल थी। इसकी ह्यूज खर्चों की वजह से, नए नए क्लोथ खरीदने की वजह से इसको टैक्स बढ़ाना पड़ता था। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, इसीलिए ये फ्रांस में थोड़ी अनपॉपुलर थी, और इसके कुछ ही फ्रेंड्स थे। कहाँ? फ्रांस में। आगे चलते हैं। पता नहीं है मैंने खाली क्यों छोड़ा, कोई नहीं, मैं आपको एक बार यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। तो फ्रेंच सोसाइटी वाज क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्शंस या 3 एस्टेट्स। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन आता था? फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जीमैन। सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आते थे हमारे तुम्हारे जैसे, मतलब हमारे आपके जैसे, एवरीवन, जो इनमें नहीं आए। जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में नहीं आए, वो किस में आते थे? वो आया करते थे थर्ड स्टेट में। और रानी का नाम, राजा का नाम, मैं रानी का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे अभी भी स्पेलिंग नहीं आती है। राजा कौन था, यानी हीरो कौन था? हीरो था लुई 16। वैसे लुई दी 16 बोला जाता है, बाकी इट्स ऑल अबाउट यू। एंड रानी का नाम था मैरी एंटोनी। अरे वाह, तो मैंने लिख दी, चलो कोई नहीं। लुई दी 16 हीरो था, ये थी हीरोइन। तो बस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। सो अब ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉलिटिकल फिलोसफर, अब कुछ जो थे ना, जैसे कि जैसे जैसे समाज का उत्थान होता है वैसे वैसे पॉलिटिकल थिंकर्स बढ़ते हैं, जस्ट लाइक जॉन लॉक, जीन जॉक रूसो एंड मॉन्टेस्की, जो बोलते इतना है कि हमारी बुक की जो सिलेबस है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इन लोगों की वजह से क्लास 11th में पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की। चलिए कोई नहीं, इनको किसी दिन और ब्लेम देंगे, बट पढ़ते हैं कि इनका क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। देखते हैं क्या रोल था इनका। सबसे पहले नाम याद कर लो। जॉन लॉक था एक, जॉन लॉक थे एक, जीन जैक रूसो थे एक, एंड मोंटेस्की अंकल थे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसिस्टेंस रियॉर्ड्स की, जो कि कौन थे? जो कि थे मिडिल क्लास, जिन्होंने आवाज उठाया, लिबरलिज्म का झंडा फहराया। लिबरलिज्म मीन्स अ टाइप ऑफ अ सेंस ऑफ फ्रीडम, नॉट ट्रू फ्रीडम। और क्या हुआ, अब जिस टाइम पे ये चल रहा था ना ये सब, उस टाइम पे हो गए फूड फेमिन। फूड फेमिन क्या होता है? फूड फेमिन क्या होता है? फूड फेमिन होता है कि हंगर हार्डशिप का पीरियड आ गया। हंगर हार्डशिप मतलब कि खाने को कुछ नहीं है, ब्रेड के प्राइस बढ़ा दिए। अब भैया ब्रेड के प्राइस बढ़ा दिए, ब्रेड ही वो लोग कंज्यूम करते थे डेली बेसिस पे, आप लोगों ने, राजा ने टैक्स बढ़ा दिए, क्लर्जी क्लास ने टैक्स बढ़ा दिए, खाने को कुछ है नहीं। जनता ने क्या किया? जनता ने कर दिया रिवॉल्ट। जब जनता पहुंच गई राजा के पास, आगे चलते हैं क्या हुआ। तो इन सबको मीटिंग हुई, कॉलिंग द स्टेट जनरल, सब स्टेट जनरल को बुलाया गया। 5 मई को मीटिंग हुई 1789 में। कहाँ स्टेट जनरल की मीटिंग थी? ये सब वही लोग बैठे हुए। और द टेनिस कोर्ट ओथ, ये आपको पढ़ने वाला है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसकी कहानी बता देता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? कंसिडरिंग इट समवन टू एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किंगडम। यहाँ उन्होंने बात रखी कि पॉलिटिकल मोनार्की होनी चाहिए
वो एक पॉलिटिकल मोनार्की मतलब कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो उन्होंने मोनियर्स का सजेशन आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। याद करने वाली चीज़ है इसमें, कुछ समझने वाली नहीं, क्योंकि यही सेम टू सेम लाइन लिखनी होती है, कुछ भी वर्ड टू वर्ड पे अलग नहीं करना होता। किसी की स्टेटमेंट को हम अपने हिसाब से थोड़े बदल के लिख सकते हैं, जो जो उसने बोला है हमें बस जस्ट सेम टू सेम उठा के लिखना है, कुछ याद करना नहीं है। तो ये देखिए क्या हुआ था, सब लोगों ने रिवोल्ट किया। अ प्ले डिपिक्टिंग स्टेट जनरल, अब ये प्लेस है जो डिपिक्ट कर रहा है स्टेट जनरल को, कि when the state general met, each state solemnly marched into hall at Versailles। कहाँ पे मीटिंग हुई? वर्सेलेस पे मीटिंग हुई, वर्सेलेस पे। बट जब हाँ, the third state dressed all in black and the nobility dressed all in finery, clergy dressed in full regalia। These are the time name of the colors, आपको ये याद रखना है। जो क्लर्जी मैन थे उन्होंने रेगालिया कलर का कपड़े पहने थे, एंड और ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे थर्ड स्टेट वालों ने। दे आर डिपिक्टिंग देयर रिवॉल्यूशन, दे आर डिपिक्टिंग देयर अनसेटिस्फैक्शन टुवर्ड द लॉ, एंड नोबिलिटी ने फिनेरी कलर के कपड़े पहन रखे थे। यहाँ तीनों एसिड मेंशन है, देख सकते हैं आप। देन ये आपको पूरी पेंटिंग दिख रही होगी कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है सब। असेंबली, नेशनल हॉल। फिर अब राजा साहब पूछते हैं अपने उससे कि भैया सारी पैसा कहाँ है? तो वो बोलते हैं वेयर इज द टैक्स मनी। तो इन दिस कार्टून इट इज लुई 16 इज लुकिंग एट द चेस्ट एंड आस्क वेयर इज द टैक्स मनी, सारा टैक्स कहाँ है जो हम जनता से लेते हैं? तो उन्होंने बोला कि भैया जो सारा टैक्स है वो जाता है एक्स्ट्रा वेगन कोर्ट के खर्चे के लिए, एक्स्ट्रा वेगन कोर्ट के खर्चे के लिए सारा पैसा जाता है। सारा पैसा जाता है रानी के एक्स्ट्रा वेगन खर्चों के लिए, उनकी ड्रेसेस के लिए। सारा पैसा जाता है मिलिट्री को खिलाने के लिए। सारा पैसा जाता है कहाँ? सारा पैसा जाता है वॉर्स के लिए। तो तभी हमारी पूरी जो ट्रेजरी है, पूरा जो ट्रेजर है वो ड्रेन हो चुका है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये हो गया है हमारा पूरा हाफ चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में।